हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रदेश में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ौदा विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने वाला है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अब कमर कस ली है। चुनाव भले ही एक सीट पर हो, लेकिन चुनावी गर्मी प्रदेश के पूरे सियासी गलियारे में बढ़ चुकी है। कौन होगा बड़ौदा का अगला किंग? पार्टी के वार पलटवार में है कितनी सच्चाई? आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि इस वक्त बड़ौदा के अंदर राजनीतिक रूप से क्या हलचल चल रही है, कौन पार्टी है, कितनी तैयार, ये सभी तस्वीरें हम आपको बताएंगे। और इस आधे घंटे में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हर एक बारीक जानकारी, सियासी रूप से क्या अभी तक सरगर्मियां चल रही हैं, बयानबाजी किस रूप में है और साथ ही साथ राजनीति के समंदर में कौन कौन डुबकी लगा रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। बयान क्या चल रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा लगातार क्योंकि सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और एक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर कई घोटालों के आरोप लगाए। तो क्या ये घोटालों के आरोपों से बड़ौदा उपचुनाव पर किसी रूप में प्रभाव पड़ेगा? साथ ही साथ सरकार भी डिफेंसिव मोड पर है। सरकार के कई मंत्री जब इन आरोपों को लेकर के सामने आए तो उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष के द्वारा लगाए गए इन आरोपों में किसी भी रूप में दम नहीं है। लेकिन सवाल गई हैं क्योंकि अभी तक कैंडिडेट मैदान में नहीं है, यानी कि कौन उम्मीदवार होगा किस पार्टी का, वो अभी तक तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस पार्टी किस योद्धा को मैदान में उतारेगी, यह भी देखना होगा। साथ ही साथ बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का जो गठबंधन है, आखिर इस गठबंधन से किस योद्धा को मैदान में उतारा जाएगा, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि एक बयान यह तो साफ करता है कि दोनों दल इस सियासी उठापटक के बीच एक साथ मैदान में होंगे, यानी कि कांग्रेस के सामने दो दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे, यानी कि दोनों का सहयोग होगा लेकिन कैंडिडेट एक होगा, यानी कि बीजेपी से वो कैंडिडेट होगा या फिर जननायक जनता पार्टी का होगा। इसको लेकर के भी अभी तक असमंजस की स्थिति है, अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि सीधे सीधे संकेत ये जरूर मिल रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी इस सियासी मैदान को जीतने के लिए अपनी सहयोगी दल बीजेपी को सपोर्ट जरूर करेगी। कैंडिडेट चाहे किसी का भी हो, लेकिन सपोर्ट जननायक जनता पार्टी का बीजेपी को होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, क्योंकि इससे पहले तक की यह सीट कांग्रेस पार्टी के खेमे में रही, लेकिन अब जब यह दोबारा से उपचुनाव होना है तो क्या इस सीट को लेकर के एक बार फिर से विजय की लहर कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस विधानसभा सीट पर लहराई जाएगी, या फिर यह सीट बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के खेमे से छीन लेगा? यह देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा और इसीलिए यह सियासी समीकरण आपको देखना समझना आज के लिए बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ आज इस बड़ी बहस में हम आपको दिखाएंगे कि राजनीतिक रूप से बयानबाजी इस वक्त क्या चल रही है, कौन कौन नेता हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, और साथ ही साथ यह भी आपको दिखाएंगे कि इसका राजनीतिक विश्लेषण अगर करें तो क्या इसके अभी तक के मायने निकल करके सामने आते हैं, क्या इसका महत्व है। और अगर ये कोई भी दल, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हो, उनके लिए यह उपचुनाव जीतना कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, आखिर क्यों सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत इस विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के झोंक रखी है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल हो या दूसरे तमाम अन्य दल हो, वो भी इस उपचुनाव को लेकर के पूरी तैयारी है। लेकिन मोटा मोटा अगर समझा जाए तो यहां पर कई चीजें हैं। जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जरा सबसे पहले बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के जो इस वक्त बयानबाजी चल रही है, जो आरोप सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं, घोटालों की सरकार बताई जा रही है, इन आरोपों में कितना दम आपको लगता है और क्या इन आरोपों के जरिए विपक्ष की जो रणनीति है सरकार को पीछे धकेलने की, क्या इस चुनाव में किसी रूप में कारगर साबित होगी? देखिए, जो घोटालों की बात की जा रही है, मैं उस पर बड़ा क्लियर जो
सरकार की भी मंशा है, सरकार की नीति है, सरकार की जो नीयत है। घोटाला किसे कहा जाता है? घोटाला उसे कहा जाता है जो सरकार के कार्यकाल में हो जाए और उसे दबाया जाए। जिस प्रकार की पिछले कांग्रेस की हुड्डा सरकार के दौरान जो जमीन घोटाला हुआ, माने से जमीन घोटाला हो जाए, कोई और हो, उनको सरकार जाने के बाद उनकी इंक्वायरी स्टार्ट हुई। तो ये घोटाले होते हैं जो सरकार जाने के बाद उजागर होते हैं। ये तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार के सामने जो भी मामला आता है, जब कोई अनियमितता किसी अधिकारियों के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की हुई सामने आती है, उसकी सरकार जांच करवाती है और जो भी आरोपी है उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और वो सलाखों के पीछे भी भेजे जाएंगे निश्चित तौर पर। और अब बात की आपने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के। बड़ौदा उपचुनाव एक सरकार भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, वो दोनों संगठन मिलकर के तय करेंगे कौन उम्मीदवार होगा और मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा। वहाँ पर लगातार डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह चौटाला जा रहे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य वरिष्ठ नेता भी लगातार वहाँ पर लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि आने वाले समय में जब बड़ौदा उपचुनाव की घोषणा होगी तो ये जो सरकार गठबंधन का उम्मीदवार वहाँ से बहुत भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि बड़ौदा के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, जो सुशासन चल रहा है उसके अंदर वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहेंगे मतदान के माध्यम से। ठीक है, मैं आपसे और भी रिएक्शन लूंगा। मनदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका कार्यक्रम में। जरा सबसे पहले मैं आपसे यही रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि राजनीतिक रूप से जो आरोप सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, इन आरोपों को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? हालांकि सरकार के मंत्री कई सामने आ चुके हैं जिन्होंने स्पष्ट किया है, इन आरोपों को लेकर के खंडन किया है, लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि आरोप लगा करके जो विपक्ष बड़ौदा उपचुनाव में कुछ माइलेज लेना चाहता है, सरकार की इमेज खराब करने के ये एक रणनीति है विपक्ष की? किसने क्या आरोप लगाया, मैं कार्यक्रम में बात नहीं जुड़ा। सत्यव्रत जी, किन्होंने आरोप लगाया है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीते रोज जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो वो कहते हैं धान घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, रजिस्ट्री घोटाला हुआ है। देखिए, ये घोटालेबाजों को घोटालेबाज ही नजर आते हैं। घोटाला उसको कहते हैं जिसने विपक्ष में आवाज उठाई हो और सरकार ने उसको दबाया हो और फिर प्रेशर में उसकी जांच कराई हो। ऐसा कोई भी नहीं है जो सरकार की प्रक्रिया के तहत कोई जांच अपने आप में सरकार ने न की हो। कभी भी जब सरकार के तंत्र में बैठे लोग सरकार की आंखों में धूल झोंकते हैं और सरकार का ही तंत्र उसको पकड़ता है और उसकी जांच करता है और दोषियों को दंड देता है, तो घोटाला नहीं होता। घोटाला वो होता है जो सरकार की पकड़ में ना आए या सरकार के लोगों की इन्वॉल्वमेंट जब होती हो। तो इस पिछले 6 साल के कार्यकाल में सरकार के किसी मंत्री या किसी व्यक्ति ने किसी घोटाले को अंजाम नहीं दिया। ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि गड़बड़ी तो हुई कहीं, जहाँ गड़बड़ी हुई उसकी जांच होगी और दोषियों को दंड मिलेगा और रिकवरी होगी। जो खाएगा वो वापस देगा। ठीक है, यानी कि आप ये तो मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ खामी थी, कमी थी, जिसको ठीक किया जा रहा है और सरकार ने स्वतः ही संज्ञान लिया है। आपका कहना यह है? मेरा यही कहना है और आपको भी यही लगेगा नजर में कि जो कुछ खामियां तंत्र में रह जाती हैं। देखिए, ये एक मानवीय सिस्टम है। जो लोग अपन घरों में ताले भी लगाते हैं लेकिन चोर फिर भी चोरी करते हैं, लेकिन हम उसको आसानी से फिर दोबारा ऐसे थोड़ी छोड़ते हैं, फिर दोबारा सुरक्षा करते हैं। और सरकार इसमें मुस्तैद है और दोषियों को पकड़ेगी। ठीक है, चोर जा नहीं सकता कहीं। ठीक है, चोर बचकर नहीं जा सकता, ये जरूर कहा जा रहा है। अशोक चौहान जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। तो ये आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बातें सुनी है। उनका कहना यह है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उनमें दम इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही हमने खुद उनको उन सभी कमियों को सामने लेकर के आए हैं और अब उनको लेकर के जांच हम खुद करवा रहे हैं, तो इसलिए घोटाला नहीं कहा जा सकता। देखिएगा शुभेंदु जी, हरियाणा न्यूज ने ये इसको उठाया है, बहुत अच्छा है। बहुत इसका मैं आपका अपना आभारी रहूं। अपना पब्लिक भी आप सुन रही है, जानती है।
बड़ौदा उपचुनाव है, अभी तो इसके शायद जहां तक मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग ने कोई इसके डेट भी कोई डिक्लेयर नहीं की है, पर यह कि जब से सत्ता में अपना भाजपा जेजेपी आई थी तो उसके बाद से ही अपना जो फिर बीच में कृष्ण मूर्ति हुड्डा जो उनका प्रतिनिधित्व करते थे बड़ौदा का अपना जनता का, तो वो उनके निधन से वो सीट खाली हो गई थी। तो तब से ही जितनी भी पार्टियां हैं सब अपना बड़ौदा उपचुनाव को लेके अपना लगी हुई हैं। अब थोड़ी सी क्या नाम लॉकडाउन के पीरियड में भी थोड़ा सा रहा, अब थोड़ा अनलॉक हो गया, तीसरा अनलॉक चल रहा है, उसमें भी अपना काफी कुछ गहमा गहमी हो गई है। रही बात घोटाले, देखो प्रजातंत्र है और हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, यहाँ जरा सी कोई बात होती है तो वो बहुत ही बात का पतंगड़ा काफी कुछ बन जाता है, जिसको बोलते हैं देशी भाषा में। तो इसी हिसाब से जो है अपना ये घोटाले, जैसे कि भाजपा ने थोड़ा घोटाले की डेफिनेशन थोड़ी चेंज की है ना, जहां तक मैं समझता हूँ कि जिसका पता चल जाए वो घोटाला नहीं होता, जिसका पता ना चले और विपक्षी उस बात को उठाए तो वो घोटाला माना जाता है। अच्छी बात है, देखो घोटाला उसको लैंग्वेज में कहें या यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि परिभाषा घोटाले की बदल दी गई है, चेंज हुई है, ठीक है ना, परिभाषा चेंज हो गई है। देखो कहीं भी है जिससे पब्लिक इफेक्टेड होती है और राजतंत्र इफेक्टेड होता है, प्रजातंत्र इफेक्टेड होता है, हमारी सरकार इफेक्टेड होती है और पूरा प्रदेश इफेक्टेड होता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह की अनियमितता जिसको बोलते हैं वो हो, तो वो गलत तो है ही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सरकार की दरियादिली समझिएगा कि सरकार ने खुद संज्ञान लेते हुए और इनकी जांच कराने, ये दायित्व सरकार का है। भले ही रजिस्ट्री घोटाला हो, घोटाला मत कहें, रजिस्ट्री का प्रकार अनियमितताएं जो हुई हो या फिर आपका जो है शराब का हो, तो इस तरह के जो 2-3 हैं जो आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं, इसके लिए सरकार भी अपना कह रही है कि हम जांच करा रहे हैं, SIT बनाई, ये बनाई, वो सब कुछ। हालांकि SIT की जगह SCT हो गया, तो ये भी एक विपक्ष जो है इसको लेकर भी तूल पकड़ रहा है। मनदीप, मैं सर आता हूं आपके पास। मनदीप जी, ये परिभाषा आपने बदल दी है घोटालों को लेकर के, ये कुछ ऐसी भी बातें हैं, आपको क्या लगता है परिभाषा बदल दी गई है क्या? सरकार में है इसलिए आप भी कुछ अलग बात कर रहे हैं। सत्यव्रत जी, आप जिस व्यक्ति लगता है शायद संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहां हम और भी चीजों को लेकर के बात करेंगे, आपको बताएंगे और तस्वीर भी दिखाएंगे कि आखिर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के इतनी गहमा गहमी क्यों है और बार बार जिन घोटालों का आरोप लगाया जा रहा है, क्या वाकई में विपक्ष उन्हीं घोटालों के दम पर इस बड़ौदा के उपचुनाव को जीतने की कुव्वत रखता है, दम रखता है? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और जरा जल्दी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक खास मेहमान इस बीच हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अशोक चौहान जी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में। अशोक जी, मैं जरा जल्दी से आपसे ही रिएक्शन लेता हूं कि ये जो आरोपों का जो दौर चल रहा है, विपक्ष जो बार बार बड़े बड़े और भारी शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहा है, घोटाले जैसे शब्द, सरकार हालांकि डिफेंसिव मोड में आकर, अब तो बीजेपी के प्रवक्ता ने उसकी पूरी परिभाषा ही बदल दी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऐसे बड़े आरोपों के जरिए कोई उपचुनाव जीता जा सकता है? आपको क्या लगता है? देखिएगा, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, आरोप का है, आरोप प्रत्यारोप है, इसका सिलसिला जारी है। और जब कोई कुछ अपना कोई नया काम होता है, नए काम इस सेंस में कि बड़ौदा उपचुनाव है, उपचुनाव अहमियत रखता है, अहमियत इस सेंस में रखता है क्योंकि जो सरकार फिलहाल है वर्तमान में, उसकी क्या नाम है, उसने कितना क्या किया, कैसे उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी जो लोकप्रियता कितनी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक तरह से सरकार अपने नाक का सवाल भी बना लेती है कि जब हम विपक्ष में हैं, जब हम जो सत्ता में हैं, तो ये सीट हम ही क्यों ना लेंगे, क्योंकि हमारे काम बहुत अच्छे हैं। मानते हैं जो सरकार आती है काम अच्छे करती है, भाजपा काम कर रही है, जेजेपी और भाजपा दोनों मिलकर अपना सरकार बनाई है, हो रहा है। पर विपक्ष तो अपना कहीं ना कहीं तो करेगा। अब क्योंकि सीट जो थी कांग्रेस की रही है, कृष्ण मूर्ति हुड्डा कांग्रेस को बिलोंग करते थे, तो लिहाजा हुड्डा जी भी अपना करेंगे, उधर अजय चौटाला जो है इन्हें लोग करेंगे, इन्हें और जजपा से आपस में से निकल के आए। यानी कि अगर देखा जाए, जैसा आप जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस का एक तरीके से गढ़ रहा है, जी हाँ, और ये कितना इसमें महत्वपूर्ण होता है और कितना ये जरूरी होता है बीजेपी के लिए इस चुनौती को स्वीकार करना कि कांग्रेस के गढ़ में जाकर के लड़ाई लड़ना और वहां पर जीत के लिए कोशिश करना? बिल्कुल है,
ऐसा चुनौती मिली है और उस चुनौती को बीजेपी और जजपा दोनों मिलकर स्वीकार कर रहे हैं और कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी योजना बना ली है, पूरा सब कुछ किया है। और इसके बाद में जो ऐसा है कि कोई ये नहीं है कि कांग्रेस का गढ़ रहा तो गढ़ में क्या सेंध नहीं लगती। आप अब इतिहास उठा के देख लीजिएगा, राजनीति है उसमें होता आया है। आज कोई पार्टी भले यानी कि स्थिति कुछ भी हो सकती है, स्थिति कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुरेश रोड भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जरा जल्दी से मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। कांग्रेस और विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, घोटाले सरकार ने किए हैं और इन्हीं के दम पर क्या आप बड़ौदा का उपचुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं? यही एक मुद्दे हैं या बड़ौदा के जो स्थानीय विषय हैं क्या उनके बारे में भी जिक्र किया जाएगा इस उपचुनाव में, या सिर्फ जो प्रदेश स्तर की राजनीति है उस पर ही पूरा चुनाव खेल दिया जाएगा? सुरेश जी, का जो उपचुनाव आएगा वो बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पे और बीजेपी का नामो निशान जो है उस चुनाव में मिटा दिया जाएगा प्रदेश की राजनीति से। ये इनके कफन में कील का काम करेगा। आने वाले विधानसभा जो आगे आएंगे उसके लिए रास्ता साफ कर देगा कांग्रेस की सरकार बनाने का बड़ौदा का उपचुनाव। आपने एक बात कही कि प्रदेश में हम घोटालों की बात कांग्रेस पार्टी विपक्ष उठाकर क्या बड़ौदा का चुनाव जीतने की राजनीति कर रहे हैं? बड़ौदा के चुनाव से घोटालों का उठाना कांग्रेस से कोई राजनीति का हिस्सा नहीं है। प्रदेश में हाहाकार मची हुई है, कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है, सड़कों पर इतने बड़े गड्ढे हैं कि तालाब बने हुए हैं। नहीं, मैं सुरेश जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि घोटाला उसको नहीं कहते कि अपने ही कार्यकाल में अगर कोई खामी होती है तो उसको उजागर करके उसको लेकर के जांच बिठा दी जाए, और वो ये कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, तो इसको आप घोटाला नहीं कह सकते। आप इनसे, मेरे साथी से एक बात पूछना, आजादी के बाद आज तक जब हमारे पास इतनी तकनीक नहीं थी, सड़कों पर चारकोल के साथ बजरी की टाकियां लगती थी। इस सरकार में पहली बार मिट्टी की टाकी सड़कों पे लग रही है। करनाल की हालात दिखा सकता हूं मैं। आपको भी डिबेट इस विषय पर बड़ौदा उपचुनाव की बजाय समय रहते इन चीजों पे करनी चाहिए। हरियाणा न्यूज को भी मेरी एक सलाह है। एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल सवार हर रोज कितने लोग मर रहे हैं। मैं कुरुक्षेत्र से संबंध रखता हूँ। कुरुक्षेत्र से डांड कैथल पुंडरी वाली सड़क पे नहीं, सलाह का तो स्वागत है सर, सलाह का स्वागत है और हम ऐसे विषयों को लेकर के उठा भी रहे हैं। आप ये देखिए, ये विकास की बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ी शर्म आ रही है इनके एक बयान पे। अभी ये मैं सुन रहा था, ये शायद बीजेपी के साथी बोल रहे थे कि हमने ऐसा ताना बाना बुन दिया कि बड़ौदा का उपचुनाव। आप कागजों में कूटनीतिक तौर पे आप पब्लिक को उकसा के राजनीति मतलब चुनाव जीतने के लिए नहीं, लेकिन सुरेश जी मेरा एक सवाल और भी है, मेरा एक सवाल और भी है कि बड़ौदा के उपचुनाव को लेकर के जब तैयारियां की जा रही हैं, आप कह रहे हैं कि हम जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई जिक्र नहीं हुआ है। सिर्फ प्रदेश स्तर की जो राजनीति है, घोटालों का, धान घोटाला हो या जब एक तरह से बिगुल बजेगा चुनाव का, जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं वो बड़ौदा की जमीन पे उठाए जाएंगे। इससे हम राजनीति नहीं करेंगे और इनकी जमानत जब्त है। जेजेपी और बीजेपी दोनों जोर लगा लेंगे। इनको तो प्रदेश की जो समस्याएं मुंह आई खड़ी हैं उनका जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री के जिले में क्या हालात है सड़कों की, ये तो किसी तरीके से प्रदेश के किसी बड़ौदा छोटा आप किसी हल्के में एंटर नहीं कर सकते इनके नेता। कल करनाल के सांसद का आपने देखी होगी वीडियो, पब्लिक कैसे इनका स्वागत कर रही है आज की डेट में। इनका जनता से कोई सरोकार नहीं, ये तो अपने ताना बाना उसी में व्यस्त है। इनकी जो मंथन चलता है, मीटिंगें चलती हैं, पब्लिक को ये कैसे भ्रष्टाचार का। यहाँ कुरुक्षेत्र के पास एक जंगल है, 1000 एकड़ जंगल खाली कर दिया इन लोगों ने। और क्या मजाल, वहां पर पिस्टल लिए खड़े हैं इनके अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, किसी को घुसने नहीं देते उसमें आम पब्लिक को। और ऐसी चोरी कभी नहीं हुई। वन विभाग पेड़ लगाने का काम करता है लेकिन ये कटवाने में लग रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारे आरोप विपक्ष लगा रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अभी भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर कि विकास के रास्ते से भटक चुकी है सरकार। ये बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन इसमें अशोक जी आप क्या कहना चाहेंगे? फाइनल कमेंट। अगर देखा जाए बहुत सारे आरोप अभी भी लगाए जा रहे हैं और घोटालों की जो परिभाषा है वहां से लेकर के और बड़ौदा के उपचुनाव तक, आपको इस पूरे प्रकरण के अंदर कितनी सियासत लग रही है, कितना आपको दम लग रहा है राजनीतिक पार्टियों के भीतर, आपको क्या लगता है?
देखेगा कि कहाँ 90 सीट होती है और कहाँ 1 सीट होती है। 90 पे आदमी का सभी पार्टियों को ध्यान रहता है, यहाँ तो सिर्फ 1 सीट है। 1 सीट पे स्वाभाविक है कि सभी की नजर भी है और सभी का पूरा ध्यान भी है। हर कोई हर तरह से कैसे भी करके आरोप लगाएगा, प्रत्यारोप करेगा, दूसरा उसका जवाब देगा, फिर करेगा, तो इस तरह से ये चलता रहेगा। स्थानीय मुद्दे तो गौण हैं। फिलहाल तक आपने भी देखा है किसी भी न रूलिंग पार्टी ने और नहीं अपोजिशन पार्टी ने अपना जो कोई किसी तरह का स्थानीय मुद्दे नहीं उठाया है। और जहां तक है वर्तमान सरकार वहां पे हर कुछ करने की कोशिश करेगी जिससे कि चुनाव जीता जा सके, चाहे वहां की फैसिलिटी देनी हो, चाहे वहां का कोई किसी तरह का विकास हो, विकास की बात भी करेगी। और मुख्यमंत्री ने आगे बड़ौदा के विकास के लिए एक रोड मैप भी बताया है। शुरुआत भी हो गई है। वही, और शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस शुरुआत में जनता को कितना सहभागी बनाया जाएगा, जनता का जो दिमाग है, जो मन है, वो कितना परिवर्तित हो पाएगा, वो भी देखना होगा। खैर, बहुत शुक्रिया सर अशोक जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और साथ ही साथ यहां ये जरूर साफ हो रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि अभी उपचुनाव में कुछ समय बचा है, लेकिन समय को जाया नहीं किया जा रहा राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। हर एक दिन हर रूप में पूरी ताकत झोंकी जा रही है इस उपचुनाव को लेकर के। लेकिन इस बड़ौदा की सीट पर किंग कौन होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।